हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोग जो कल अध्याय 3 मुद्रा और साख मनी एंड क्रेडिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। और इस इकोनॉमिक्स की 10th की एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर 3 है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और कल मैंने आप लोगों को बताया था मुद्रा और साख के बारे में, मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में, किस प्रकार से वर्तमान में मुद्रा के आधुनिक रूप का प्रचलन है, करेंसी का प्रचलन है। पहले किस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी समस्याएं थी, दिक्कतें थी। तो आज जो है मुद्रा को विनिमय का एक सरल और आसान माध्यम माना जाता है। इसके साथ हमने देखा कि किस प्रकार से मुद्रा बैंक से जुड़ी हुई है। बैंकिंग सिस्टम के बारे में हमने बात की। एक व्यक्ति जिसके पास अतिरिक्त मुद्रा है, वो अपना कुछ पैसा बैंक में जमा करता है। बैंक उसी पैसे का लोन, क्रेडिट किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, उससे ब्याज वसूलता है और आपको कुछ हिस्सा उसमें से देता है। तो ये हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, ऋण के बारे में, क्रेडिट के बारे में, मुद्रा के बारे में। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सभी लोगों को एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अध्याय 3 जब हमारा ये हो जाएगा तो उसके बाद हम अध्याय 4 और 5 भी करेंगे इस बुक का। लेकिन उसके पहले हम एथिक्स का सेशन करेंगे, जो हमारा अभी पिछले 2-3 दिनों से नहीं हुआ है। तो कल हम लोग एथिक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो आप लोग भी घर बैठे अपनी कंप्लीट तैयारी यूपीएससी की अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, एक प्लस का और एक आइकॉनिक का। जीएस में आपके पास 2 ऑप्शन है, 1 साल, 2 साल और 3 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, आइकॉनिक भी है। इसमें आप लोगों को जैसे ही सीके लाइव रेफरल कोड अप्लाई करेंगे आप, तो इस रेफरल कोड को अप्लाई करने के बाद 10% का डिस्काउंट होगा। और 1 साल का 44,550, 2 साल का 64,800 और 3 साल का 81,000 रुपये आपको पे करना होता है। यदि आप चाहते हैं अपने लिए एक पर्सनल कोच जो डेली आपको गाइड करे, आपके साथ जुड़ा रहे, पूरी तैयारी में आपको आंसर राइटिंग में मदद करे, हर चीज़ में हेल्प करे, तो आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 साल, 2 साल या 3 साल का। इसमें भी आप रेफरल कोड यूज़ करिए, CK लाइव, CKLIV रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो 1 साल का 62,000, 2 साल का 96 और 3 साल का 126,900। अगर आप सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इतने सारे ऑप्शनल हैं आपके पास में से कोई भी एक ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को हिंदी लिटरेचर और PSIR में पढ़ाऊँगा। इसमें भी आपको 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का, 3 साल तक का आपको ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ करेंगे। अगर आपको पीडीए तो रेफरल कोड है CK लाइव, इसको आप लोग यूज़ करिएगा। हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे, मुद्रा और साख, और मैंने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से मुद्रा विनिमय का माध्यम है, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं। किस प्रकार से पुराने ज़माने में बहुमूल्य धातुओं की मुद्रा हुआ करती थी, सोने की, चांदी की, तांबे की मुद्राएं, हमने बात की थी कल इस बारे में। वर्तमान में हमारे यहाँ सिक्के भी चलते हैं, कागज़ी नोट भी चलते हैं, और RBI एकमात्र संस्था है भारत में जिसके द्वारा नोट छापे जाते हैं, या जिसको नोट जारी करने का, छापने का अधिकार है। इस नोट के पीछे, इस मुद्रा के पीछे हम सभी जानते हैं कि कानूनी वैधता है, लीगल टेंडर है। तो भारत के किसी भी राज्य में, पूरे राज्य क्षेत्र में कोई भी भारतीय मुद्रा को लेने से अस्वीकार नहीं कर सकता, लेने से मना नहीं कर सकता। ये सब हमने देखा था। और फिर हम बात कर रहे थे ऋण की तरफ। तो जैसे ही हम मुद्रा को समझते हैं, आपके पास जो एक्स्ट्रा, जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, अतिरिक्त पैसा है, उसको आप कहाँ रखेंगे? बैंक में रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसके 2 फायदे हैं। पहला, आपका पैसा सुरक्षित होता है, ठीक है, चोरी का, किसी प्रकार के डकैती का, डाके का खतरा नहीं। और दूसरा, आपका पैसा आपको थोड़ा सा ब्याज सहित वापस मिलता है, मतलब इस पर आपको ब्याज, इंटरेस्ट, सूद भी मिलता है।
वही पैसा बैंक क्या करता है, उस पैसे को बैंक किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के ऋण के रूप में, होम लोन के बारे में हमने बात की थी, हमने ऑटो लोन के बारे में बात की थी, या किसी भी प्रकार के ऋण के लिए बैंक जो है क्या करता है, उनको पैसा दे देता है और बदले में उनसे ब्याज लेता है और उसी ब्याज से अपना भी पूरा खर्चा चलाता है। ठीक है, बैंक अपना जो जितनी भी गतिविधि है उसका भी संचालन करता है और उसमें से एक हिस्सा आपको भी देता है। ये सब हम बात कर चुके थे। फिर हमने देखा था ऋण के प्रभाव। कई बार ऋण के सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और कई बार नकारात्मक भी होते हैं। कई बार ऋण आपकी ज़िंदगी बदल देता है, लोन के द्वारा आपकी किस्मत बदल सकती है, और कई बार लोन जो है वो लोगों को और ज़्यादा बर्बाद कर देता है और ज़्यादा परेशानी में डाल देता है, जिसे ऋण जाल या कर्ज जाल कहते हैं। वहाँ तक हम लोग आ चुके थे। अब इसी को मैं आप लोगों को और आगे कंटिन्यू कर देता हूँ और आगे हम आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हम लोग समझ गए थे। लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है, लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। अब हमारे यहाँ पर ऋण प्राप्त करने के कई स्रोत हैं। मोटे मोटे तौर पर विभिन्न प्रकार के जो ऋण के स्रोत हैं, इनको आप दो भागों में या दो वर्गों में बांट सकते हैं। आपने सुना भी होगा, इसमें एक का नाम है औपचारिक और दूसरे का नाम है अनौपचारिक। कई बार इसे फॉर्मल और इनफॉर्मल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये क्या होते हैं? औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं? जैसे आप बैंक गए और बैंक से आपने लोन लिया, ऋण लिया, ठीक है, क्रेडिट लिया, तो ये औपचारिक क्षेत्र माना जाता है। ये माना जाएगा कि आपने औपचारिक क्षेत्र से, फॉर्मल सेक्टर से ऋण लिया है, क्योंकि बैंक औपचारिक क्षेत्र में आते हैं। यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य से, दोस्त से, रिश्तेदार से, मित्र से, किसी साहूकार से, व्यापारी से, बनिए से ऋण लेते हैं, ये अनौपचारिक क्षेत्र में आता है। तो ये दोनों किस प्रकार से अलग हैं, या दोनों में क्या अंतर है, फॉर्मल सेक्टर की क्या विशेषता है, इनफॉर्मल सेक्टर की क्या विशेषताएं हैं, और दोनों में, ठीक है, क्या क्या अंतर है, ये हमें समझना है। पहले वर्ग में ये जो औपचारिक क्षेत्र है, इसमें आपको बैंक मिलेंगे, जितने भी बैंक हैं आपके, चाहे वो वाणिज्यिक बैंक हो, गैर वाणिज्यिक बैंक हो, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, तो बैंक इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सहकारी समितियां ये भी इसमें आ जाएंगी। तो भारत में जितना भी बैंकिंग सिस्टम आप देखते हैं, चाहे वो आरआरबी हो, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, या कोई कमर्शियल या वाणिज्यिक बैंक हो, अनुसूचित बैंक हो, गैर अनुसूचित बैंक हो, ये सारे बैंक सहकारी समितियां, जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, इनसे लिए गए कर्ज औपचारिक क्षेत्र में, फॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में कौन आता है? उधारदाता, जो ये अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं, जो पैसा देते हैं, जो ऋण देते हैं। इसमें एक आता है साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, ये सारे अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल में कौन आते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आते हैं। लेकिन इनकी खासियत क्या है, क्यों ये फॉर्मल में है और क्यों ये इनफॉर्मल में है? उससे पहले मैं आपको पहले बता दूं कि भारत में एक आपके सामने चार्ट होगा। यहाँ पर आप देखोगे कि भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोत किस प्रकार के हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, वर्ष 2012 में भारत में ग्रामीण परिवारों के साख के, ठीक है, ऋण के प्रमुख स्रोत क्रेडिट के, यहाँ पर आपको मिलेगा सरकारी 1%, मतलब सरकार द्वारा जो ऋण लोगों को दिया गया 1% सरकारी ऋण। अनौपचारिक स्रोत से, दूसरे अनौपचारिक स्रोतों से 2%, मित्र और रिश्तेदारों से लिया गया 8%, मतलब अपने जानने पहचानने वालों से, ठीक है, रिलेटिव से, फ्रेंड से। साहूकारों से लिया गया ऋण 33%। गाँव में आज भी आज़ादी के इतने साल बाद, जब हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम आगे जा चुका है, तब भी आप ये 2012 की बात कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 8 साल पहले की ही बात है।
साहूकार 1/3, 1/3 ऋण जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? साहूकारों से गाँव में आ रहे हैं। आज भी ये ऋण का बहुत बड़ा स्रोत बने हुए हैं और ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि साहूकार अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं और इस क्षेत्र की विशेषता होती है कि इसके ऊपर आरबीआई की, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन नहीं चलती, सुपरविजन नहीं चलता। ठीक है, ये मनमाने तरीके से ब्याज वसूलते हैं, मनमाने तरीके से पैसा वापस वसूलते हैं। इनके तरीके कई बार जायज़ के साथ नाजायज़ भी हो जाते हैं। तो ये साहूकार आज भी एक बहुत बड़ा भाग है। 1% जमींदार। अब यहाँ देखो, अगर हम बात करें फॉर्मल सेक्टर की, तो व्यावसायिक बैंक 25%, जो बैंक हैं वो 25% सोर्स है। सहकारी समितियां 25%, मतलब आधा ऋण सहकारी समितियों से और बैंक से आ रहा है, मतलब फॉर्मल है, औपचारिक है, और आधा ऋण आ रहा है अनौपचारिक या इनफॉर्मल सेक्टर से। हमारे अगर मान लीजिए आपको ऋण चाहिए तो सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे? मान लीजिए आप ही को थोड़े से पैसे की ज़रूरत है, आज आपको कल कोई काम है और आपको 10,000 रुपये चाहिए, तो सबसे पहले व्यक्ति कहाँ जाएगा? अब उसको कल ही पैसा चाहिए, तो कल ही चाहिए तो सबसे पहले तो वो अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन लगाएगा, मित्र को लगाएगा। ठीक है, आप अपने किसी ऐसे जानने पहचानने वाले को लगाएंगे जो तुरंत आपको पैसा दे दे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं या आपको कोई इस समय नहीं दे पा रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? आप किसी व्यापारी के पास, बनिए के पास, महाजन के पास जाएंगे, साहूकार के पास, और तुरंत उससे पैसा ले लेंगे। ठीक है, वो आपको जानता भी होगा, गांव में रहता है या आसपास रहता है तो आपको पहचानता भी होगा। उसके यहाँ पर आप कुछ चीज़ गिरवी रख देंगे गारंटी के तौर पर, जो मैं कल आपको बता रहा था, और तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। बैंक से ऋण लेने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे हमें आज ही पैसा चाहिए तो अभी के अभी बैंक से पैसा कैसे अरेंज होगा? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत सारे दस्तावेज चाहिए, एक प्रक्रिया होती है लोन की, ऋण की। ठीक है, कई बार बैंक होते ही नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में बैंक नहीं होते, तो ऐसे में व्यक्ति कहाँ जाता है? यहीं जाएगा। तो जो आप देख रहे हो ना कि गांव में आज भी ऋण के स्रोतों में अनौपचारिक क्षेत्र का एक बड़ा योगदान है। तो कहीं ना कहीं बड़े भूस्वामी जैसे हैं, अब छोटे छोटे किसान बड़े बड़े भूस्वामियों से पैसा ले लेते हैं। कल मैं आपको स्वप्ना की स्टोरी बता रहा था, तब भी हमने देखा था इस चीज़ को। तो ऐसा क्यों है ये आप समझ गए होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने में कई प्रकार की समस्या है। हालांकि ये ठीक है, ये अच्छा है, होना तो यही चाहिए कि लोग औपचारिक क्षेत्र, फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा पैसा लें, संस्थागत वित्त ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी ये स्थिति हमें दिखाई दे रही है कि साहूकार एक बहुत बड़ा भाग है, स्रोत है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। देखो, ये जो औपचारिक क्षेत्र है, जो मैंने आपको बताया फॉर्मल सेक्टर, दो चीजें, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। क्या अंतर है बैंक से ऋण लेने में और एक महाजन या साहूकार से ऋण लेने में? क्या अंतर है? अंतर नंबर 1, आरबीआई इनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। बैंक किसको ऋण दे रहे हैं, कितने ब्याज पर ऋण दे रहे हैं, ठीक है, कितना ऋण दे रहे हैं, सब पर नजर रखता है। मतलब कुल मिला के इनके ऊपर आरबीआई का सुपरविजन होता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर पर आरबीआई का कोई सुपरविजन नहीं होता, उनकी कार्यप्रणाली पर इनकी कोई नज़र नहीं होती। ये मनमाना ब्याज, मनमानी शर्तों पर, कल मैंने आपको बताया था टर्म्स ऑफ लोन, ऋण की शर्तें, उसमें ब्याज दर के बारे में बात की थी हमने, ये भी इसमें आता है। समर्थक ऋणाधार, वो भी उसी में आता है। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा था ब्याज की, ऋण की शर्तों में। तो इस पर आरबीआई की पूरी नज़र होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। बैंक के बारे में कल भी मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार की जमाएं होती है, याद करिए। एक मैंने बताया था आपको मांग जमा, कौन सी बताई थी? एक हमने देखी थी मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, और दूसरी मैंने आपको बताई थी सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको आप लोग एफडी बोलते हैं, शॉर्ट में एफडी के नाम से जानते हैं।
तो ये जो मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट है, इसको मैंने आपको बताया था कि कभी भी सामने वाला व्यक्ति कभी भी जाकर बैंक से पैसा वापस ले सकता है, लेने जा सकता है, और बैंक को उसको पैसा देना होगा। इसीलिए बैंक अपना जितना भी जमा उसके पास में आता है, जितना पैसा आता है, वो सारा पैसा वो नहीं लगाता, इन्वेस्ट नहीं करता, कुछ भाग अपने पास कैश के रूप में, नकद के रूप में रखता है, और रखना होता है ताकि जो व्यक्ति वापस अपना पैसा लेने आया है उसको दिया जा सके, वो खाली हाथ ना चला जाए, अपना ही पैसा उसको ना मिले, ऐसा ना हो। तो यहाँ पर ये आपको औपचारिक क्षेत्र में मिल जाएगा, जो मैंने आपको कल बताया था कि न्यूनतम नगद हिस्सा रखती है। तो ये आरबीआई सारी चीज़ें तय करता है, गाइडलाइंस के द्वारा ये सारी चीज़ें तय होती हैं, और उसी के हिसाब से बैंकों को ही करना पड़ता है। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसान, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदारों को भी ऋण। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आपकी बहुत काम की मैं बताने वाला हूँ। आपने कभी पीएसएल का नाम सुना है? पीएसएल, इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। यदि नहीं सुना हो तो मैं आपको ये बाद में इकोनॉमिक्स कभी हम देखेंगे तो मैं बताऊंगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है ये? इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। क्या है इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। अब बैंक अपना जो पैसा है वो पैसा ऋण के रूप में लोगों को देते हैं। कल हमने इस बारे में बात की। किसको देते हैं? किसी को भी दे दें, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं होता। दरअसल बैंक जो है ना, वो अपना जितना भी पैसा है उस पैसे का कुछ हिस्सा अनिवार्य रूप से उन लोगों को देंगे जिन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, या हम कहें कि जिनको दिया जाना चाहिए, वरीयता दी जानी चाहिए, प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ पर ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया है, क्षेत्र है जिसका विकास होना ज़रूरी है, या जो एक प्रकार से हमारे पूरे विकास में, डेवलपमेंट में बुनियाद का काम करता है। ठीक है, और इसके विकास होने से बहुत सारी चीज़ों का विकास हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा। जब व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, शिक्षित होगा तो एक मानव संसाधन बनेगा, आगे जाकर देश की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, इकोनॉमी में योगदान देगा। और इस प्रकार से और भी क्षेत्र हैं। तो ऐसे क्षेत्र जिन्हें आरबीआई मानता है कि वो प्राथमिकता दी जानी चाहिए ऋण देते समय। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों को ऋण दे दो, बड़े बड़े व्यवसायियों को ऋण दे दो, छोटे किसानों को, छोटे जो उद्यमी हैं उनको ऋण ही नहीं मिल पाए, पैसा ही नहीं मिल पाए, क्योंकि बिना पैसे के तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का क्षेत्र जिनको ऋण देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, आरबीआई ये भी देखता है कि क्या बैंक उन्हें पर्याप्त ऋण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। और इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। दरअसल वर्तमान में इसमें 8 ऐसे लोग आते हैं या 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ऋण देना ज़रूरी है, या ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में आते हैं। जैसे किसान, इसके साथ साथ आवास ऋण, ठीक है, घर बनाने के लिए ऋण देना, शिक्षा के लिए ऋण देना, ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमी जो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो आपके इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए। ऐसे 8 सेक्टर हैं, 8 क्षेत्र हैं जिनको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, और इन्हें ऋण दिया जाना अनिवार्य। कितना? ये भी 40%। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं भारत में, अपने कुल ऋण का जो टोटल वो लोन या ऋण दे रहे लोगों को, मान लीजिए 100 रुपये वो ऋण दे रहे हैं टोटल, तो उसमें से 40 रुपये
40% देना अनिवार्य है इस सेक्टर को। आया समझ में कि नहीं आया? फिर से एक बार बता देता हूं, क्योंकि लाइव नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइव में पता चल जाता है। तो क्या समझना है, बैंक के जो यही खासियत है औपचारिक क्षेत्र की, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर की यही खासियत है कि इसके ऊपर आरबीआई का पूरा नियंत्रण होता है। रिजर्व बैंक जो है पूरी तरीके से सुपरविजन करता है और उसकी गाइडलाइन के अनुसार ये पूरे बैंक काम करते हैं। तो कोई भी बैंक भारत में कितना ऋण देगा इस पर भी आरबीआई नज़र रखता है लोगों को। मतलब ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें ऋण दिया जाना चाहिए लेकिन उनसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है, तो उन्हें भी ऋण मिल सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की जो है संकल्पना बनाई है। इन क्षेत्रों को, इस सेक्टर को ऋण देने में प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, इसीलिए इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहा जाता है। कौन कौन आता है इसमें कौन कौन से ऋण आते हैं? इसमें मैंने आपको बताया कि ये शिक्षा के लिए दिया जाने वाला ऋण हो गया, निर्यात के लिए दिया जाने वाला ऋण आ जाएगा आपका, आवास के लिए होम लोन इसमें आ जाएगा, आवास के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम इकाई को दिया जाने वाला ऋण आ गया इसमें। मतलब इनको दिया मतलब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण दिया। और हर बैंक को 40% अपने कुल ऋण का, सभी जितना भी वो दे रहा है लोन, उसका 40% ऋण देना अनिवार्य है पीएसएल को, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है आरआरबीज, उनको 70% तक ऋण इनको देना अनिवार्य है। मतलब अगर मैं आपको आरआरबी के बारे में बताऊं, सुना होगा आपने नाम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाम सुना होगा, रीजनल रूरल बैंक जिन्हें कहा जाता है हमारे यहाँ पर। इनको अपने कुल ऋण का 70% ऋण इन्हें देना होता है, बाकी 30% किसे भी दे दो। लेकिन दूसरे कमर्शियल बैंक जो हैं हमारे, उन्हें भी 40% ऋण इनको देना। जैसे आप एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, भारत के जितने भी ये बड़े बैंक हैं, इनको 40% ऋण अपना किसको देना होता है? पीएसएल। ध्यान से समझ लो, ये बहुत काम आएगा आपके। ये इस बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि ये आपके काम आएगा आगे जाके, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के ये जो सेक्टर है, ये वो एरिया है, ठीक है, जो बहुत बुनियाद है कहीं ना कहीं। अगर इसको हम मजबूत करते हैं तो अर्थव्यवस्था डेफिनेटली हमारी आगे जाके मजबूत होती। पर इनको ऋण मिलना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए इनको ऋण मिले, ठीक है, ये तय किया जाता है इस प्रकार से। नहीं तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने शिक्षा के लिए ऋण मांगा तो उसको देने में आनाकानी कर दी, क्या पता इसकी डिग्री कंप्लीट हो ना हो, इसकी नौकरी लगे ना लगे, तो पैसा ही नहीं देगा ये तो मना कर दिया बैंक ने, नहीं आपको पैसा नहीं देंगे। अब जब व्यक्ति को शिक्षा के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो पढ़ेगा कैसे, बाद में आगे कैसे बढ़ेगा वो, ठीक है, लाइफ में कुछ करेगा कैसे? तो इसीलिए शिक्षा, आवास या जो मैंने आपको बताया है निर्यात वगैरह आदि के लिए क्या किया जाता है, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा भी आता है। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ही आता है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी ऐसा नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है आपका, उसके लिए भी यहाँ से ऋण दिया जाता है और वो इस 40% में आता है। और ये कंपलसरी है, देना ही है। मतलब आपको 40% तो इनको देना है और बाकी 60% आप अपने हिसाब से तय कर लो, जिसको देना चाहो दो। ये लेकिन फॉर्मल सेक्टर में होता है, औपचारिक क्षेत्रक में आपको ये दिखाई देगा, अनौपचारिक क्षेत्रक में ये नहीं दिखाई। तो क्या क्या समझ में आया आपको? आरबीआई फॉर्मल सेक्टर की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, ठीक है, औपचारिक क्षेत्र की जो कार्यप्रणाली है जैसे बैंक आदि, सहकारी समिति, उन पर नजर रखता है, ठीक है। ये देखता है कि एक न्यूनतम नगद हिस्सा वो अपने पास रखे अपनी जमा का। इसके साथ साथ वो केवल लाभ अर्जित करने वालों को ऋण ना दें, बल्कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को भी। अभी तक तो आप समझ गए होंगे। अगली बार कभी भी जब आप पीएसएल के बारे में पढ़ें या कहीं आप इसके बारे में देखें या सुने तो याद कर लीजिएगा, कृषि भी इसमें आता है, कृषि इसमें आता है, शिक्षा आती है, आवास आता है, निर्यात ऋण आता है, सूक्ष्म लघु उद्यम आते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, ऐसे 8 टोटल। कितने पीएसएल में वर्तमान में कितने? 8 ऐसे क्षेत्र, इन्हें ऋण दिया जाना मतलब
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण दिया जा रहा है। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, सबसे अच्छी बात यह है, फॉर्मल सेक्टर में, औपचारिक क्षेत्र में बैंकों को सारी चीज़ें बतानी होती हैं और यहाँ कुछ मनमाना नहीं हो सकता कि बैंक जो है मनमानी ब्याज पर पैसा दे रहा है, वो यहाँ नहीं हो सकता। मैंने कल ही आपको बताया था कि नॉर्मली बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है, देखो कितना वो कम होता है। यहाँ हम देखते हैं कि 8 से लेकर 12% तक, मान लीजिए कल भी मैंने आपको, कितना ये कम होगा, ये आपका 1% प्रति माह से भी कम हो सकता है। ये पूरे साल का है। 8 से 12% प्रति वर्ष, इससे थोड़ा ज़्यादा है थोड़ा कम हो सकता है, पर ये नॉर्मल में बता रहा हूँ, मतलब 1% के आसपास बैठेगा प्रति माह। वहीं आप किसी साहूकार से ऋण लीजिए, इससे कई गुना ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। मतलब ये आप देख सकते हैं कि वो आपका 3 से लेकर 10% प्रति माह हो सकता है। ये प्रति वर्ष था, प्रति माह मतलब ये कितना हो सकता है, सालाना ये 36% तक हो सकता है और सालाना ये 120% तक भी जा सकता है। कई लोग हमारे यहाँ देते हैं 10% प्रति माह पर भी। अब इसमें और इसमें कितना अंतर है, यदि आप यहाँ से ऋण लोगे, अपने बैंक से ऋण लिया, तो आपको अपनी आय का कुछ हिस्सा ऋण में देना पड़ेगा, ब्याज में देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इनसे ऋण लिया तो अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप इनको ब्याज में दे दोगे, तो फिर आपके पास क्या बचे। कई बार तो व्यक्ति की इनकम से ज़्यादा ब्याज हो जाया करता है इस प्रकार के क्षेत्र का। तो इनकी ब्याज दरें क्या है, ठीक है, किसको ऋण दे रहे हैं। अभी देखा मैंने आपको PSL बताया, वो देखता है कि ऋण किसको दिया जा रहा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आरबीआई को देनी पड़ती है बैंकों को। अगर मैं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करूं, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्थान नहीं है। सबसे बड़ा अंतर ये, कोई देखने वाला नहीं, मन मर्जी आए उस मर्जी में जो है ब्याज दर पे पैसा दे रहे हैं, जो ऋण की शर्तें हैं, टर्म्स हैं, वो अपने हिसाब से चल रही हैं, ठीक है, लेने का तरीका भी मनमाने पूर्वक हो रहा है। तो कई सारे लोग आपने देखा होगा हमारे यहाँ न्यूज़ में आत्महत्या कर लिया करते हैं कर्जदारों से परेशान होकर। बहुत बार आप देखोगे न्यूज़ में आपको मिल जाएगा। क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई सुपरविज़न नहीं होता। मनमाने ब्याज पर पैसा देंगे, मनमाने तरीके से वसूलेंगे और ब्याज का ब्याज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेंगे। व्यक्ति देते देते थक जाता है, कंगाल हो जाता है, लेकिन पैसा नहीं उतर पाता। फाइनली वो उसको परेशान करके मारपीट करना, मार डालना जैसी धमकी, परिवार को परेशान करना, ये सब शुरू कर देते हैं। तो व्यक्ति फाइनली परेशान होकर सुसाइड तक कर लेता है। तो इनके ऊपर नज़र रखने वाली, इनकी देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर, ऐच्छिक से मतलब है मनमाने दर पर, ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें नाजायज़ तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला भी कोई नहीं। मतलब कई बार वो बहुत गलत तरीके पर भी उतारू हो जाते हैं पैसा लेने के लिए। जब आप बैंक से ऋण लेंगे और अगर आप ऋण नहीं चुका पाए तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने गिरवी रखी है चीज़, बैंक वो जब्त कर लेगा, ठीक है, बैंक उसको नीलाम कर देगा या आपको वो जेल भिजवा सकता है। लेकिन ये लोग आपके हाथ पैर तोड़ सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं, आपके घर वालों को, परिवार वालों को परेशान कर सकते हैं। तो ये नाजायज़ तरीकों से भी अपने पैसे वापस लेते हैं और इस पर कोई नियंत्रण नहीं। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि इनका इंटरेस्ट रेट, इनका ब्याज ये कहीं गुना ज़्यादा होता है उससे। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जितना उनका सालाना होता है बैंक का, उतना ये प्रति माह भी आपसे ले सकते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। इसका भी तो फर्क पड़ेगा ना। जहां मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। आपने 1 लाख रुपया कर्जा लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने कर्ज लिया। अब इस 1 लाख पर सालाना
आपको 8% ब्याज दर से पैसा देना है। मतलब सालाना आपको कितना पैसा ब्याज में देना पड़ रहा है? 8,000 रुपये। तो आपको बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा, आपको सिर्फ सालाना 8,000 रुपये ब्याज देना है। मतलब आपको प्रति माह, ठीक है, प्रति माह 1,000 से भी कम ब्याज आपको देना है। यही अगर मान लीजिए आप इनफॉर्मल या अनौपचारिक क्षेत्र से लें और वहाँ पर अगर हम ज़्यादा नहीं भी मान लें, सिर्फ 3% की ब्याज दर मान लेते हैं, 3%, तो आपको कितना देना पड़ेगा? टोटल सालाना 36,000 रुपये, 36,000 रुपये आपको ब्याज देना होगा। अब देखिए 1,00,000 रुपये पर जब आप 36,000 रुपये ब्याज दे दोगे तो आपकी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस ब्याज में चला जाएगा। और हो सकता है कि आप ब्याज ही चुका पाओ, मूल तो दे ही नहीं पाओ, सिर्फ ब्याज में ही पैसा चला जाए बार बार। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर ब्याज देने के साथ आप मूल भी चुका सकते हो। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। ये इसका एक बड़ा प्रभाव होगा नकारात्मक। आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा आय का इनके पास चले जाएगा तो आपके अपने खर्चे के लिए भी पैसा नहीं बचता। अब कोई व्यक्ति जो महीने का 3,000 रुपये ब्याज दे रहा है और कोई व्यक्ति जो महीने का 1,000 से भी कम दे रहा है, दोनों में अंतर आप समझ सकते हो। जो ज़्यादा पैसा दे रहा है वो परिवार के शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं के लिए उतना पैसा नहीं बचा पाएगा इस व्यक्ति के मुकाबले। इसीलिए लोग बैंक से पैसा लेना ज़्यादा पसंद करते हैं इसकी तुलना में, इनफॉर्मल सेक्टर की तुलना में। लेकिन फिर भी इन लोगों से लिया जाने वाला पैसा ज़्यादा क्यों है? क्या कारण है कि भाई लोग साहूकारों से, रिश्तेदारों से, परिवार से या इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा पैसा लेते हैं? ये मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। तो बहुत सारे मामलों में जब ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि व्यक्ति जितना कमाता है उससे ज़्यादा उसका कर्जा हो जाता है, तो वो दे ही नहीं पाता। वही मैंने आपसे, फाइनली वो ऐसे जाल में फंस जाएगा कि जिससे वो निकल नहीं पाएगा और वो लगातार धंसता जाता है, लगातार फंसता जाता है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ठीक है, कल भी मैंने आपको कर्ज जाल के बारे में बताया था। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वो ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। कई बार लोगों के पास बड़े आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा व्यापार, व्यवसाय, उद्यम करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है, लेकिन इतनी ऊंची ऋण दर को, ब्याज दर को देखकर वो डर जाते हैं, शुरू ही नहीं करते कि भाई पता नहीं ये पैसा दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। यदि यही कम ब्याज दर पर पैसा मिल जाए तो व्यक्ति अपना काम शुरू कर देगा, अच्छा कमाएगा, अपने और देश की अर्थव्यवस्था में बढ़िया योगदान देगा। तो कई बार ऊंची ब्याज दरों के कारण लोग साहस नहीं कर पाते, ठीक है, हिम्मत नहीं कर पाते, और ये ज़रूरी है कि वो करें, क्योंकि अगर ऐसे डर जाएंगे तो फिर काम ही नहीं होगा, वो व्यक्ति बेरोजगार ही रह जाएगा या कोई दूसरी जगह काम करने लग जाएगा। ठीक है, और जो देश में हम स्वरोजगार की बात करते हैं, देश में हम नवाचार की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, उद्यमिता की बात करते हैं, वो हो नहीं पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ नौकरी करने की तरफ भागेंगे, खुद का व्यवसाय करने से दूर जाएंगे। इसीलिए सरकार क्या करती है, स्वरोजगार या किसी व्यापारी जो शुरू करना चाह रहा है, कोई नया स्टार्टअप है, अभी हमारे स्टार्टअप इंडिया का आपने सुना होगा, ऐसी चीज़ों के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है, ठीक है, सब्सिडी तक देती है, कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाती है ताकि आप आएँ और करें। तो ये सब चीज़ें, इस चीज़ से वो पीछे हट जाते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों को और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसको देना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना चाहिए फॉर्मल सेक्टर को, औपचारिक क्षेत्र को, बैंकों को और सहकारी समितियों को। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, देखो,
इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं। वो फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं, नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। आपने महंगी मुद्रा नीति और सस्ती मुद्रा नीति के बारे में सुना होगा। जब ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, लोग कर्ज लेने से डरने लगते हैं या कर्ज लेने से घबराते हैं या कर्ज नहीं लेना चाहते। इसको हम महंगी मुद्रा नीति के नाम से जानते हैं। इससे अर्थव्यवस्था एक प्रकार से रुक सी जाती है, गतिशीलता कम हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती उतनी तेजी से। ये चीज़ कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज बैंकों के द्वारा, सहकारी समितियों के द्वारा लोगों को दिला पाएं तो निस्संदेह इससे लोगों को भी फायदा होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। ठीक है, किसान सस्ते कर्ज से फसल उगाकर उस पैसे को भी वापस कर पाएगा, अपने लिए भी कमा पाएगा। कोई उद्यमी अपना उद्यम या फैक्ट्री या कोई नया बिजनेस शुरू करेगा और उससे वो देश को फायदा पहुंचाएगा, स्वयं को भी पहुंचाएगा। तो ये इतने सारे फायदे हैं। ठीक है, क्यों चाहिए औपचारिक क्षेत्र से ऋण, क्यों लेना चाहिए, ज़्यादातर औपचारिक क्षेत्र का विस्तार क्यों होना चाहिए, ये सारे उसके फायदे हैं। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है, देखो यहाँ पर आपके सामने एक और चार्ट है। शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 चार्ट दिखाई देंगे। पहला वाला, ये वाला जो है, ये बता रहा है गरीब परिवार के बारे में। ठीक है, शहरी गरीब परिवार, ये कम संपत्ति वाले परिवार, एक समृद्ध परिवार और एक अमीर परिवार। शहर में जितने भी लोग रहते हैं उनको 4 भागों में बांट दिया। एक, शहरों में रहने वाला गरीब परिवार, दूसरा शहर में रहने वाला कम संपत्ति वाला परिवार, तीसरा समृद्ध परिवार और अमीर परिवार। अब देखो आप यहाँ पर जो गरीब परिवार है, शहर में जो गरीब परिवार रह रहा है, उसके टोटल ऋण का 85%, 85% इनफॉर्मल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, अनौपचारिक क्षेत्र, वही बनिया, साहूकार, रिश्तेदार, मित्र से आ रहा है। मात्र 15% बैंकों से आ रहा है। संस्थागत या हम कहें कि औपचारिक क्षेत्र से कितना ऋण ले रहा है गरीब, 15%, और 85%, 85% ऋण कहाँ से ले रहा है, अनौपचारिक क्षेत्र से। अगर कम संपत्ति वाले परिवार को देखें तो यहाँ 53% ऋण ये अनौपचारिक से ले रहा है, यहाँ भी ज़्यादा ये अनौपचारिक से ही ले रहा है, और 47% ऋण यह औपचारिक से या फॉर्मल से ले रहा है। समृद्ध परिवार 72% ऋण औपचारिक से ले रहा है और 28% अनौपचारिक से ले रहा है। समझ में आया आपको? 28% ऋण अनौपचारिक से ले रहा है और 72 औपचारिक से ले रहा है। अमीर परिवार 90% ऋण औपचारिक से ले रहा है, मतलब ये कम ब्याज वाला पैसा, 90% कम ब्याज वाला पैसा है, और 10% औपचारिक से। इससे क्या समझ में आया, मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया कि क्या बताना चाह रहा है, तो ये एक बहुत बेकार तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। कैसे? ये बता रहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति का स्तर सुधर रहा है, गरीब से समृद्ध, समृद्ध से अमीर की तरफ जब वो जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो औपचारिक क्षेत्र से ले रहा है, बैंक से ले रहा है, फॉर्मल सेक्टर से ले रहा है। और जो गरीब लोग हैं शहरों में, जिनके पास बहुत कम पैसा है, वो ज़्यादातर पैसा कहाँ से ले रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं। अब आपको पता है कि ज़्यादा ब्याज कहाँ देना पड़ रहा है, अनौपचारिक में देना पड़ रहा है। तो ये उल्टा हो रहा है, गरीब को अनौपचारिक से सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए कि औपचारिक से? आप स्वयं बताइए। गरीब व्यक्ति को तो औपचारिक ऋण ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ब्याज दर है, पर हो उल्टा रहा है। ये तो ऑलमोस्ट पूरा के पूरा 85% जो है ये कहाँ से ले रहा है, ये ले रहा है अनौपचारिक से। इसको कितना ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है जबकि आय तो कुछ है ही नहीं। उल्टा देखो, अमीर को 90% ऋण यहाँ से मिल रहा है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो आपको एक बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति दिखाई देगी।
जहां अमीर व्यक्ति को आसानी से ऋण मिल रहा है बैंकों से, अमीर व्यक्ति को आसानी से पैसा मिल पा रहा है औपचारिक क्षेत्र से, 90% तक वहां से ले रहा है वो, वहीं गरीब को नहीं मिल पा रहा। गरीब को मिलना चाहिए लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा। ये वैसा ही है कि सस्ता अनाज किसको मिलना चाहिए, सस्ता अनाज मिलना चाहिए गरीब को, लेकिन वो इसको सस्ता मिल रहा है, इसको महंगा मिल रहा है। ऐसा है नहीं अनाज में। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि गरीब परिवार शहरों में अपने जितना ऋण वो लेते हैं उसका 90% ऋण वो उन लोगों से लेते हैं जहां कोई नियंत्रण नहीं है आरबीआई का, जहां पर पैसा लेने की कोई शर्त जो है मनमानी होती है, ब्याज दर मनमाना होता है। वहीं पर अमीर को कम ब्याज दर पर पैसा मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है? आलेख में हम देख सकते हैं कि गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्ज की 85% 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी हो रही है। महाजन, बनिया, रिश्तेदार, व्यापारी, दोस्त से हो रही है, लेकिन 90% ऋण मिल रहा है अमीरों को बैंकों से। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से करिए, उन्हें तो सिर्फ 10% कर्जा लेना पड़ रहा है अनौपचारिक से और 90% फॉर्मल है, औपचारिक या फॉर्मल सेक्टर से। इसी तरह की तस्वीर ग्रामों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा है। इससे वो और गरीब हो जाते हैं। एक गरीब जब ऊंची ब्याज दर पर पैसा लेगा, मनमाना ब्याज देगा, तो पनपेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा? उसकी आय का तो बहुत बड़ा हिस्सा वहां चला जाएगा। अमीर जो ज़्यादा पैसा दे सकता है लेकिन वो सस्ता कर्ज ले रहा है। ये दोनों जगह है, ये अर्बन एरियाज़ में भी है और रूरल एरियाज़ में भी है, शहरों में भी है और गाँव में भी है। हमें ये बदलना है। यही तो हमें समझना है कि भारत में हमें अभी बहुत कुछ सुधारना है। आपको बेसिक से शुरू करवाया मैंने कि कर्ज क्या होता है, कैसे ये सारा चीज़ होता है, वो सब समझ में आ गया ना। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। तब आपको समझ में आएगा कि भारत में क्यों निचले लोगों का विकास नहीं हो रहा। अमीर और गरीब की खाई बढ़ने का कारण ये भी है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इसका कारण यही है कि गरीबों की इन चीज़ों तक पहुंच नहीं है, संस्थागत वित्त तक। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण कि भारत के बहुत सारे लोगों का तो खाता ही नहीं होता बैंक में। अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा बहुत सारे लोगों का खाता खोला गया, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा हिस्सा था हमारे देश में जिसका कोई बैंक में अकाउंट नहीं था। और अकाउंट नहीं होगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा? जब तक आपका बैंक में खाता नहीं होगा तब तक बैंक आपको ऋण नहीं देगा। तो बहुत सारे लोगों का तो बैंक में खाता ही नहीं होता। कई सारे लोगों के इलाकों में बैंक ही नहीं होता। बैंक ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे? उन इलाकों में बैंक नहीं है। फिर इसके साथ उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं उनके पास। अमीर के पास में क्या होता है? सारी चीज़ें होती है, वो डॉक्यूमेंट भी अरेंज कर लेता है, ठीक है। उसके पास में बैंक तक पहुंच होती है, खाता भी होता है बैंक में, अकाउंट भी होता है। अब गरीबों के साथ ये समस्या, उन्हें पैसा चाहिए तो इसीलिए वो महाजन बनिए के पास चले जाते हैं। फिर बैंक में जो ऋण के लिए गारंटी रखी जाती है वो गरीबों के पास कई बार नहीं होती। उनके पास तो मकान भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो रखेंगे क्या गिरवी? अब वहाँ उन्हें कोई, उनके एरिया में कोई बनिया है, कोई व्यापारी, वो उन्हें पहचानता है व्यक्तिगत रूप से, तो वो ऋण दे देता है। तो वो अनौपचारिक ऋण ज़्यादा ले लेते हैं औपचारिक की तुलना में। समझ में आ रही मेरी बात आपको? बैंक ना आपको नहीं पहचानता, बैंक तो आपके अकाउंट को जानता है, ठीक है। बैंक आपकी आय को जानता है, आपके दस्तावेजों को जानता है। अब गरीब के पास तो आय भी नहीं है, दस्तावेज भी नहीं है, उससे तो बैंक पहचानता भी नहीं है, तो क्या करेगा? फिर वो इन व्यक्ति के पास जाएगा। दैट्स वाई, इसीलिए भारत में ये स्थिति हमें दिखाई दे रही है कि निचले लोग, ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं और ऊपर के लोग औपचारिक क्षेत्र से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। हालांकि ये चुनौती है, ये चैलेंज है कि हमें इसको ठीक करना होगा, नहीं तो और ज़्यादा स्थिति बुरी होती जाएगी, ठीक है। इस सब से क्या पता चलता है?
क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या है इस सबसे, क्या पहला, इससे हमें सबसे पहली बात तो ये पता चलती है कि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। जो मैंने पहले वाले चार्ट में दिखाया था कि जितना भी गांव में लोगों को पैसा चाहिए ऋण के रूप में, उसका सिर्फ 50% ही फॉर्मल सेक्टर से आ रहा है, 50% दूसरे सेक्टर से आ रहा है, बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी हो रही। और अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और यह दर उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। ऊंची ब्याज दर से बहुत आगे नहीं जा सकते आप, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसलिए हमें बैंकों को और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा समस्या है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे, वो संस्थागत वित्त की तरफ बढ़े, औपचारिक स्रोतों से ऋण लें अगर ये वहां जाकर अपनी गतिविधियां करेंगे। इसीलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट आया था, आरआरबी का इसीलिए आया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कॉन्सेप्ट। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वो हमने पीएसएल में देखा कि अगर मान लीजिए औपचारिक स्रोत का बढ़ भी रहा है तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये ऋण गरीबों को भी मिले, खाली बड़े बड़े उद्योगपतियों को ना मिल जाए। इसीलिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जो हमने देखा था उसको 40% ऋण दिया, अनिवार्य किया गया ऋण देना। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि ये ऋण सभी लोगों को मिले, खाली बड़े लोगों को नहीं मिले खाली। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जो मैंने आपको दिखा दिया, 90% अमीर इन्हीं स्रोतों से ऋण ले रहा है, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। गरीब परिवारों को भी तो सस्ता ऋण मिले, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें देखना होगा कि जैसे एक अमीर आदमी शहर में अपनी ऋण जरूरतों का 90% औपचारिक से पूरा कर रहा है, वैसे ही एक गरीब भी अपनी ऋण जरूरतों का 90% तक या 100% तक औपचारिक से प्राप्त करे। ठीक है, ये उल्टा है अभी तो ये हमें करना पड़ेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो गतिविधियां हैं औपचारिक क्षेत्र की, बैंकों की, सहकारी समितियों की, वो हमें बढ़ानी होगी। इससे हम लोग उन लोगों को भी फायदा पहुंचा पाएंगे। और क्या हो सकता है, और देखो स्वयं सहायता समूह, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना होगा। इन्हें SHGs कहा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर लोग अनौपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं गाँव में, शहरों में। ऐसा क्यों है? गरीब परिवार, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं। सबसे पहली बात तो बैंक नहीं है सभी इलाकों में, गाँवों में, दूर दराज के इलाकों में। जहाँ बैंक है भी तो बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। यदि हम ये देखें कि कहाँ से कर्ज लेना ज़्यादा सस्ता है, कहाँ से कर्ज लेने में फ़ायदा है, आप ही बताइए। औपचारिक से कर्ज लेने में फ़ायदा है कि अनौपचारिक से? तो आप सभी कहेंगे कि औपचारिक क्षेत्र से, फॉर्मल सेक्टर से पैसा लेना सस्ता है, फ़ायदे में, क्योंकि कम ब्याज दर होती है, शर्तें भी सही होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कहाँ से कर्जा लेना सरल है, औपचारिक से कि अनौपचारिक से, अब आंसर चेंज हो जाएगा। द आंसर विल बी चेंज्ड। कहाँ से कर्जा लेना सरल है, आसान है,
तो अनौपचारिक क्षेत्र से कर्जा लेना आसान है। आप बोल रहे हो कि सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैंक से कर्जे लेने में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे दस्तावेज लाने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं, आपके पास में बहुत सारी जो है गारंटी, आपको कोई जमानत देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, 2-3 लोग ऐसे होने चाहिए, आपका बैंक में खाता होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अनौपचारिक क्षेत्र से कर्ज, और उसमें भी क्या होता है कि पैसा आपके पास में तुरंत नहीं आएगा, ठीक है, किस्तों में आता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है, तुरंत पैसा मिल जाता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सामने वाला आपको पहचानता है, तुरंत पैसा दे देगा। अगर आपके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है तो भी दे देगा, भरोसे के आधार पर दे देगा। तो आसान है ये वाला मामला, लेकिन सही है और फायदेमंद है औपचारिक वाला मामला। तो बैंक से कर्जा लेना अनौपचारिक कर्ज लेने की तुलना में मुश्किल, और ये मैं आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा, सच में भी जीवन में कभी यदि आपको बैंक से लोन लेने का काम पड़ा हो, आपने आपके परिवार में आपके पिताजी ने कभी भी आपकी शिक्षा के लिए आपके होम लोन, ऑटो लोन, कोई भी लोन लिया हो, तो आपको पता होगा कि कितनी सारी प्रक्रिया से गुजरना होता है, आपको कितने सारे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट चाहिए। कि मैंने वही आपसे कहा, बैंक आपको नहीं पहचानता। अल्टीमेटली बैंक किसको जानता है? बैंक तो आपके दस्तावेजों को जानता है, आपकी आय कितनी है ये सब आपको आपका आय का प्रमाण देना पड़ेगा कि इतना पैसा मैं कमाता हूँ, उस हिसाब से आपको ब्याज, क्योंकि बैंक भी तो रिस्क नहीं लेना चाहता ना, बैंक तो चाहता है कि वापस पैसा आए, और गारंटी भी तो होनी चाहिए पैसा वापस आने की। आपको पैसा दे दें और पैसा ना आए तो बैंक को नुकसान होगा, तो बैंक भी तो पूरा ठोक बजा के पैसा देगा ना आपको। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में ये सब नहीं होता, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, व्यापारी से, साहूकार से आपके व्यक्तिगत संबंध होते हैं। वो साहूकार आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जानता है, आपके परिवार को जानता है, आपके पूरे जो है सारे काम को, आपके व्यवसाय को, आपकी आय को, सबको जानता है, तो आसानी से ऋण दे देता है। ऋणाधार की अनुपलब्धता, गरीबों के पास में ऋणाधार नहीं होता। मैं कल आपको बताया था समर्थक ऋणाधार के बारे में। क्या होता है कि भाई जब आप लेना जाते हो कोई ऋण, तो गिरवी रखते हो, गारंटी के रूप पर कोई चीज़ रखते हो, तो वही ऋणाधार होता है। अब बैंक बिना ऋणाधार के तो ऋण नहीं देता, लेकिन बनिया दे देता है, साहूकार दे सकता है कि अगर आपको पहचानता है, हालांकि वो भी कुछ न कुछ तो रखता है, लेकिन कई बार उसके बिना भी आपको लोन मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। तो गरीबों के पास में थोड़े ना होता है कोई, उनके पास गहने भी नहीं होते, उनके पास में हम देखें मकान भी नहीं है, उनके पास तो खोली है, झोपड़ी है, या नहीं भी है, किराए से रह रहे हैं, ठीक है, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनके पास ऋणाधार नहीं है। इसका ये एक कारण है, क्योंकि गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाता। इस कारण से अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, वो उनको जानते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिना किसी गारंटी के ऋण देने दे दो। उन्हें क्या करना, उन्हें तो ऊंची ब्याज दर से मतलब है, उन्हें तो अच्छा खासा पैसा मिलता है। जैसे आपके पास ऋण आधार नहीं है तो वो और ज़्यादा ऊंची ब्याज दर पर ऋण देगा आपको, 5% प्रति माह, 10% प्रति माह की ब्याज दर से ऋण दे देता है, और वो वसूलना जानता भी है। यही मैंने आपसे कहा था, यही तो अंतर है। उनके तरीके जायज़ और नाजायज़ दोनों प्रकार के हैं। वो आपसे ऋण वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो इसीलिए व्यक्ति ले तो लेता है आसानी से, लेकिन कई बार दिक्कत बाद में आती है जब वो ले चुका होता है। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकता है। तो ये भी होता है, बैंक में ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई लोन लिया और आपने नहीं चुकाया तो बैंक आपको अगला लोन नहीं देगा, पहले पुराना क्लियर करना होता है। लेकिन साहूकार आपको फिर से कोई कर्जा दे सकता है, पुराना वाला ना दिया हो तो आप नया भी ले सकते हो, उससे एक और बार ले सकते हो। इस प्रकार की सुविधा भी यहाँ मिल जाती है। लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। ये फिर इनका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ये दे तो देते हैं, बाद में ऊंची ब्याज दर से पैसा भी लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी भी नहीं होती, मनमाना सारा काम हो जाता है, ठीक है। पुराने ज़माने में क्या होता था ना,
पहले अंगूठा लगवा लिया करते थे। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी तो अनपढ़ थी, आपको पता है, पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, उनसे अंगूठा लगवा लिया करते थे और बदले में उनको पैसा दे देते थे। अब उसमें क्या लिखा है वो व्यक्ति जानता ही नहीं था और बाद में वो उसकी पूरी ज़मीन, मकान सब हड़प लिया करते थे। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की। इन्हीं में से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह, जो मैंने आपसे कहा था SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपस में ही मिलकर एक दूसरे की सहायता, स्वयं सहायता कैसे की जा सकती है भाई? ऐसे 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और अपनी छोटी छोटी बचत को इकट्ठा कर ले, एक बड़ा अमाउंट बना ले और उस बड़े अमाउंट के आधार पर कर्जा लिया जा सकता है या आपस में उस अमाउंट को दिया जा सकता है कर्ज के रूप में। इसी को कहते हैं स्वयं सहायता समूह। इसमें संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर यह आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं कई बार, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, आपकी कॉलोनी में टोटल 20 फैमिली है पूरी कॉलोनी में, और 20 फैमिली ने मिलकर आपस में एक समूह बना लिया, ठीक है, ग्रुप बना लिया, और उन्होंने 1,000 रुपये इकट्ठा किया, ठीक है, 20 परिवार, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 20,000 रुपये इकट्ठा हो गया, ठीक है। 1,000 रुपये हर व्यक्ति दे रहा है और 1,000 रुपये दिया तो 20,000 रुपया बन गया। आप अब उस 20,000 रुपये का बड़ा अमाउंट जो है उसमें एक लॉटरी सिस्टम कर लें, सबके नाम का एक, ठीक है, पर्ची बना लो, लॉटरी सिस्टम कर लो, और जिसका नाम आ जाए उसमें से 20 में से उसको वो 20,000 रुपये दे दे, तो उसको एक बड़ा अमाउंट मिल गया, ठीक है, 20,000 रुपये मिल गया। अगले महीने फिर सभी लोग आए और फिर से 1,000 रुपये इकट्ठा किया, फिर 20,000 रुपये बन गया, और वो व्यक्ति जिसको पिछली बार 20,000 रुपये मिला था वो अब 1,000 रुपये देगा, उसको 20,000 मिल गया तो भी अब वो हर महीने अब उसका नाम नहीं आएगा, उसका नाम हट जाएगा। अब जो बचे हुए हैं उन लोगों को उस 20,000 में से किसी एक को 20,000 रुपये मिल जाएगा। ऐसे हर महीने 20 सदस्य हैं, सबको क्या मिलेगा? 1,000 रुपया मिलेगा। आई मेरी बात समझ में? और इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति पैसा ले रहा है उसको 20,000 रुपये 1,000 रुपये करके देना है 20 माह में। एक साथ तो उसको 20,000 रुपये मिल गया ना, अब वो 1,000 रुपये करके दे रहा है तो उसको 20 महीने में वो पूरा पैसा चुकाना है, लेकिन एक साथ एक अमाउंट पूरा बन जाता है। तो अपनी छोटी बचत एक बड़ी बचत बन जाती है अपने आप में, और कॉलोनी के सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार का कोई ऋणाधार रखने की ज़रूरत नहीं, कर्ज भी मिल गया, अपना उससे कोई काम कर सकते हैं। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं, वहीं से कर्ज ले लें वापस। समूह इन पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 साल के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है, उसके पास बचत, तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। अगर वो समूह आगे बढ़ के अच्छी खासी बचत इकट्ठा कर ले लगातार 2-3 साल तक, तो फिर वो बैंक से ऋण भी ले सकता है। बैंक उसको समूह को ऋण दे देगा, जिससे वो छोटा मोटा काम शुरू कर सकता है, कोई रोजगार शुरू कर सकता है, कोई उद्यम शुरू कर सकता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। तो ऐसा भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया था कि आपस में पैसा ले लिया जाए, या पैसे को इकट्ठा करके एक बड़ा अमाउंट बनाकर बैंक से भी ऋण लिया जा सकता है समूह के नाम पर। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़ाने के लिए दिए जा सकते हैं। अगर उनकी कोई जमीन गिरवी है उसको छुड़ाने के लिए वो पैसा ले सकते हैं। कार्यशील पूंजी की जरूरत, जैसे बीज के लिए, खाद के लिए, कपड़े बांस खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, बड़ा अमाउंट आ जाए तो घर भी आप थोड़ा बहुत बना सकते हैं अपना।
सिलाई की मशीन, ठीक है, जिससे कोई महिला एक बार सिलाई की मशीन ले आए तो उससे हर महीना कुछ आय और उसकी हो गए जमा इकट्ठे शुरू हो जाएगी। पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में ये सब समूह तय करता है, ठीक है, सारी चीज़ें समूह। आपने सूक्ष्म वित्त के बारे में सुना, माइक्रो फाइनेंस, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मतलब ऋण एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। बहुत सारी चीजों के लिए हमें ऋण चाहिए होता है। अब ऋण कहाँ से मिलेगा? तो ऋण औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। अनौपचारिक से कहीं बेहतर होता है औपचारिक, फॉर्मल सेक्टर। तो ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है जब लोग आपस में ही, ठीक है, मिल के कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि भाई सभी का हिस्सा है, अंशदान है, शेयर है। अगर कोई एक भी नहीं देगा तो सब लोगों पर भार बढ़ेगा, तो इसीलिए सबको ऋण चुकाना होगा। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती है, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। तो नॉर्मली बैंक किसी गरीब महिला को ऋण अकेली को नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है पैसा वापस आने की संभावना नहीं भी होगी। लेकिन अगर वही महिला आपस में संगठित हो जाए सब और एक समूह बना ले तो शायद बैंक उनको ऋण दे दे, और दे देता है नॉर्मली। इसमें कोई ऋणाधार की भी जरूरत नहीं है, तो इससे सबका फायदा हो जाता है। ये भी सहकारिता का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। तो एक जो बेसिक प्रॉब्लम आई थी हमारे सामने, कौन सी प्रॉब्लम? गारंटी की, समर्थक ऋणाधार की, वो नहीं है तो यहां से पूरी हो सकती है, आपस में मिलकर ऋण ले सकते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है, ठीक है, अलग अलग आवश्यकताओं के हिसाब से अलग बढ़िया ब्याज दर पर अच्छा ऋण मिल जाता है। इसके अलावा यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग आपस में संगठित होते हैं और सबका ही फायदा होता है। एक का होता है तो सबका ही होगा। इसके साथ साथ इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषय जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा, इस पर चर्चा कर पाते। ये महिला सशक्तिकरण का भी एक माध्यम बन जाएगा। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कहां पर? महिला सशक्तिकरण। जब महिलाओं को पैसा मिल जाता है, ठीक है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, अपना कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू कर दें, तो आर्थिक रूप से तो फायदा होगा ही होगा। कहीं ना कहीं इससे उनके सशक्तिकरण को भी फायदा मिलेगा, बल मिलेगा। जब वो आपस में मिलती है ना, कहीं पर एक जगह नियमित रूप से बैठक होती है आपस में, तो थोड़ा हम कहें कि प्लेटफॉर्म बन जाता है, मंच मिल जाता है जहाँ पर वो अपनी समस्याओं का डिस्कशन कर लेती। सिर्फ ऐसा नहीं कि सास बहू की बुराइयाँ या इसकी बुराई उसकी बुराई करेंगे, सिर्फ ये नहीं होगा। वो कई बार गंभीर मुद्दों पर भी बात कर सकती हैं, ठीक है, जैसे अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर, जहाँ से उन्हें बढ़िया एक राय मिल सकती है आसपास के लोगों से। पोषण को लेकर, ठीक है, हिंसा, अगर किसी महिला को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है तो वहाँ से उसको मदद मिल सकती है। तो ऐसे कई सारे मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, सामाजिक विषयों पर चर्चा की जा सकती है, परंपराओं को लेकर चर्चा की जा सकती है, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं खुलापन आता है, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन आता है। महिलाओं के सशक्तिकरण की जब हम विमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये स्वयं सहायता समूह कई सारी चीज़ों को सुलझा देते हैं। ये आर्थिक रूप से तो अच्छे हैं ही, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं, स्वावलंबी बनाते हैं, मतलब किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता उन्हें। फिर वहीं पर ये महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का भी काम करते हैं, उस प्रक्रिया को भी अंजाम देते हैं, क्योंकि ये उन्हें एक मंच दे देते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो अकेली नहीं है, उनके साथ और भी महिलाएं हैं, और भी उनके ग्रुप में कई सारी सदस्याएं हैं जो उनके साथ हैं। तो धीरे धीरे आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ने लगता है, और ये आपको वहाँ भी काम में आ जाएगा महिला सशक्तिकरण में।
इसका एग्जाम्पल देखो, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, ठीक है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इन्होंने ही सबसे पहले गरीब महिलाओं को इकट्ठा करके उनको ऋण देने की शुरुआत की उचित ब्याज दरों पर। इसके बहुत बढ़िया परिणाम आए। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। वर्ष अक्टूबर 2014 में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8.63 लाख, 8.5 लाख से ज़्यादा सदस्य इसके हैं, जो 81,000 से ज़्यादा गाँव में फैले हुए बांग्लादेश के। तो एक छोटी सी चीज़ आज कितनी बड़ी बन गई, देखिए बांग्लादेश में कितना बढ़िया। इसका एक एग्जाम्पल केस स्टडी आप लिख सकते हो बांग्लादेश की। यहाँ पर आपने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का नाम सुना होगा, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ में मिला है। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से। इन्हीं को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है, इन्हीं को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वो विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चलाने में सक्षम है। अगर ये मान लें कि गरीब महिलाएं विश्वास पात्र नहीं है, तो इससे ये भी पता चल गया कि वो विश्वास पात्र भी हैं, भरोसेमंद कर्जदार है, पैसा भी वापस लौटा रही हैं, ठीक है, छोटी आय वाली गतिविधि को बढ़िया तरीके से कर सकती हैं, उनमें क्षमताएं हैं, ठीक है, वो बहुत सारे काम कर सकती हैं। और इसीलिए मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज़ मिला। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये स्वयं उनका कहना है, मोहम्मद यूनुस का, जो इस ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे, और इन्हें 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इसी चीज़ के लिए कि इन्होंने कई सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी, कई सारे लोगों का जीवन ही बदल दिया, लाइफ चेंज कर दी। और इनका ये विश्वास है कि अगर छोटे छोटे लोगों को, गरीब लोगों को सही तरीके से सही ब्याज पर ऋण दिया जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, ठीक है, वो अपनी छोटी छोटी गतिविधियों से ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और ये सच है, ये केस स्टडी आपके सामने, ऐसा हुआ है। और हमारे देश में भी बहुत सारे गाँव में आज कई सारी महिलाओं की केस स्टडी अवेलेबल है। कई सारी गाँव में महिलाओं का जीवन इसने सुधारा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कई सारी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, ये सच है। तो ये महिला सशक्तिकरण में भी काम आएगा, आर्थिक गतिविधियों में भी काम आएगा, ये उचित ऋण के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखा था, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, वहाँ सब जगह ये काम आ जाएगा। सारांश क्या है, फाइनली कंक्लूजन क्या है इस पूरे अध्याय का? इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा? इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से मुद्रा का रूप आधुनिक समय में चेंज हो चुका है। करेंसी, प्रतीक मुद्रा, सिक्के आदि के बारे में हमने बात की। हमने चेक से भुगतान के बारे में बात की। मांग जमा भी एक प्रकार की मुद्रा है, ये भी देखा हमने। तो बैंकिंग प्रणाली भी देखी, इसके संबंध हमने देखे। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, मतलब वो पैसा जमा करते हैं। दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं, और बैंक इस सब में क्या करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक क्या करते हैं, मध्यस्थता का कार्य करते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों के लिए अलग अलग प्रकार के ऋण चाहिए। ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, और कुछ परिस्थितियों में ये कर्जदार की स्थिति को और बदतर कर सकते हैं। ये कल ही हमने देखा था कि ऋण के पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। हाँ, ये कि अगर औपचारिक क्षेत्र से ऋण लिया जाए तो ये ज़्यादातर सकारात्मक ही प्रभाव डालता है। अनौपचारिक क्षेत्र से लिया जाए तो नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि ब्याज दरें और दूसरी शर्तें बहुत ज़्यादा खराब होती हैं। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के, फॉर्मल इनफॉर्मल मैंने आपको बताया दोनों तरह के होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है।
वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ज़्यादातर गरीब इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा ले रहे हैं, जबकि अमीर फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। ये गलत है। गरीबों को फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक क्षेत्र पर से निर्भरता कम हो। तो इसको हमें बढ़ाना होगा। औपचारिक क्षेत्र की पहुंच लोगों तक इसको पहुंचाना होगा। ज़्यादातर लोग यहाँ से पैसा ले, इस पर निर्भर हो, यह हमें करना होगा। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। ये दोनों कदम विकास के लिए ज़रूरी है। तो हमारा अध्याय 3 जो था 10th का हमारा जो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी चल रहा है वो कंप्लीट हो गया। मनी एंड आपको लगता है वो आप वहाँ पर बताइए। इसी के साथ अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना, लाइक ज़रूर करें। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आपको पता है कहाँ मिलेगा पीडीएफ आपको मिलेगा @चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगा। इस सेशन का पिछले सारे मिल चुके हैं। और यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहें तो आपको बेस्ट ऑप्शन एक और है, सीके लाइव। भाई 10% का तो फ़ायदा हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आपको मेरे नोट्स साथ साथ गाइडेंस मोटिवेशन मेंटोरशिप ये सब भी मिलेगा। और 1 साल का 44,550 का है, 2 साल का 64,800 का है। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप 1 साल 2 साल 3 साल जो लेना चाहें, और जीएस का लेना चाहें तो जीएस का, ऑप्शनल का लेना चाहें तो सिर्फ ऑप्शनल का भी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। तो ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एक्सपर्ट आपको गाइड करते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।